स्टूडेंट्स, आज हम सेट्स के 5th लेक्चर करेंगे क्लास 11 के एनसीईआरटी सिलेबस के। इस लेक्चर में हम जो कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे उसको पहले लिखते हैं। एक तो हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। और थर्ड जो है एक डी मॉर्गन साहब ने सेट्स का कुछ लॉ बताया था। इस लॉ को भी हम पढ़ेंगे। हर लेक्चर के जैसा ये भी काफी इजी होने वाला है, आसानी से समझने वाला चीज है, लेकिन इसका यूज जैसा मैं बताया आगे के प्रोबेबिलिटी चैप्टर में काफी होने वाला है। ये डी मॉर्गन सेट तो आपका प्रोबेबिलिटी जो क्लास 11-12 के काफी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन सेट्स का अगर इन कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करें तो वो फिर आसान लगने लगेगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको इजी लगता है, आप इसको ज्यादा स्पीड से देखिए, लेकिन स्किप बिल्कुल मत कीजिए। यूनिवर्सल सेट क्या होता है। कोई भी एक अगर सेट मान लेते हैं, ए है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। बी सेट है ए, बी, 4, इस तरह से। तो जिस सेट में अगर ऐसा हम रेक्टेंगुलर शेप में एक सेट लेते हैं जहां पर 1 है, 2 है, 3 है, ए है, बी है, 4 है, 5 है, 7 है, इस तरह का है, तो देखिए ये सेट जो है, ये अगर यूनिवर्सल सेट है, एक बहुत बड़ा सेट है, तो ये 1, 2, 3 क्या है, इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर है। अगर एक बहुत बड़ा सेट का हम इमेजिन करें जहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 7, ए, बी इस तरह के एलिमेंट्स हैं, तो इस यूनिवर्सल सेट में देखिए ए जो है 1, 2, 3, एक्चुअली ये सेट जो है इसी सेट के अंदर है। इसी तरह बी का भी जितना एलिमेंट ए, बी एंड 4 ये है, ये भी क्या है, ये अगर सेट ए है और ये अगर सेट बी है, तो ये ए और बी के जितने भी एलिमेंट है यू के अंदर है। इसका मतलब है यू एक ऐसा सेट है जिसमें जितने भी सेट्स हैं सभी के एलिमेंट्स ये यू के अंदर है, और इसी को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट में और भी एलिमेंट्स रह सकते हैं, लेकिन जो अदर सेट्स दिए गए हैं वो तो रहेंगे ही। जैसे आप कल्पना कीजिए कि एशिया एक कॉन्टिनेंट है और इसके अंदर क्या है, इंडिया भी है, चाइना भी है, मलेशिया भी है, सिंगापुर भी है, इस तरह का जितने छोटे छोटे, तो एशिया क्या बन गया, एशिया बन गया एक यूनिवर्सल सेट, और जिसके अंदर ये छोटे छोटे कंट्रीज हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आपको यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें बाकी सारे सेट्स के एलिमेंट्स हैं, यानी कि वो सेट भी यूनिवर्सल सेट के ही अंदर है। अगर इसको आप समझ गए हैं तो हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में बात करते हैं, जो यूनिवर्सल सेट से ही रिलेटेड है। ए एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट 1, 2 एंड 3 है। तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए लिखने का सिंबॉलिक वे है
ए के ऊपर आप जस्ट डैश दे दीजिए। ए के ऊपर जब डैश दे देते हैं तो इसका मतलब है हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब है जो यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए के अलावा, यानी कि हमने किया था सब्ट्रैक्शन u माइनस ए। अगर u माइनस क्या होता है, u के यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट हैं लेकिन वो a में मौजूद नहीं है, a में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में है सभी आ जाएंगे a कॉम्प्लीमेंट में। चलिए करते हैं। a का 1 2 3 को छोड़ देते हैं और जितने भी 5 7 4 a b जितने भी है हमारे इस बॉक्स के अंदर सिर्फ a के एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, वही बन जाएगा हमारा a कॉम्प्लीमेंट। तो हम लिख सकते हैं a, b, 4, 5, 7। ये है हमारा a कॉम्प्लीमेंट। तो अब अगर जान गए हैं तो बी कॉम्प्लीमेंट भी आप निकाल सकते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं लेकिन वो बी के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, यानी कि ए बी और 4 को हम अगर निकाल देंगे तो 1, 2, 3, 5, 7 इतने हो जाएंगे बी का कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन के लॉ है। डी मॉर्गन लॉ के बारे में हम जब बात करेंगे जब इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो उस समय हम बात करेंगे तो आपको ज्यादा रिलेटेड लगेगा। तो इसको हम छोड़ते हैं। यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आप समझ गए हैं। इसका हम अभी थोड़ी ही देर के बाद जब सम्स करेंगे उसको ज्यादा प्रैक्टिकल यूज समझ में आएगा। चलिए एक्सरसाइज 1.5 के पहला सम करते हैं। U का मतलब ही U अगर दिया रहेगा सेट का नाम तो आप समझ जाएंगे कि ये यूनिवर्सल सेट को मीन कर रहा है। अब देखिए यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, A सेट दिया है, B सेट दिया है, C सेट दिया है। हमें पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि A कॉम्प्लीमेंट निकालो, A का कॉम्प्लीमेंट निकालो। अब आपको A का कॉम्प्लीमेंट हम इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं। A का कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो A है यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सिर्फ A को आप निकाल दीजिए, A के एलिमेंट्स को आप निकाल दीजिए और बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो आपका बन जाएगा A का कॉम्प्लीमेंट। सो A का कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 नहीं रहेंगे, 5, 6, 7, 8, 9 ये जो सेट बनेंगे ये है आपका A का कॉम्प्लीमेंट। सेकंड सवाल है B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है और अब इसको कर पाएंगे। 2 4 6 8 को छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचा, 5, 7 और 9 जितने भी ऑड नंबर्स थे, नेचुरल नंबर्स थे वो आ गए। थर्ड सवाल है A यूनियन C और इसका कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए धीरे धीरे आपका थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होता है। A यूनियन C और इसका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है एक बार में आपसे नहीं होगा, इसलिए आप इसको A यूनियन C पहले निकाल लीजिए। A यूनियन C क्या होगा, आपको A यूनियन C मालूम है, A के जितने भी एलिमेंट्स
और सी के जितने भी एलिमेंट्स, इसी को कहा जाता है ए यूनियन सी। तो 1 2 3 4, यहाँ पर 3 4 फिर से आ रहा है, इसलिए 1 2 3 4, 3 4 को नहीं लिखेंगे, 5 6 इसका बन जाएगा 5,6। अब आप जब E यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं A यूनियन C के अलावा सारे क्या है, A यूनियन C के कॉम्प्लीमेंट। अब आप इसे जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इन एलिमेंट्स को यहां से निकाल देंगे, तो आपको बच गया 7, 8, 9। यही आपका आंसर होगा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसलिए पहले ए यूनियन सी आप निकाल लीजिए, या तो आप सॉल्यूशन में निकालिए या तो रफ स्पेस में निकाल लीजिए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ए यूनियन सी का मतलब है दोनों का यूनियन निकालो, तो ये आपका सेट बन गया ए यूनियन सी। लेकिन आपको कहा गया है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, इसलिए इसको किससे कंपेयर करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करना पड़ेगा। जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए यूनियन सी सेट में नहीं है, वही बन जाएगा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसी तरह से ए यूनियन बी आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 6 8। ए यूनियन बी आप इस तरह से देखो, ए यूनियन बी बन गया 1, 2, 3, 4 और 2 4 तो यहाँ आ गया है, इसे 6, 8। अब अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, आप आराम से इन एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे और रिमेनिंग जो है वही आपका बन जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि 4 के बाद 5 यहाँ गायब है, इसलिए 5 को लिखेंगे, 6 नहीं लिखना है, 7 लिखना है, और 8 के बाद यूनिवर्सल सेट में 9 है, इसलिए ये बन जाएंगे ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट। नंबर 5 है ए कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट एक सेट है जो ए में नहीं है। यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स ए के नहीं है वो बन जाएंगे ए के कॉम्प्लीमेंट। यानी कि 1 2 3 4 को छोड़ के 5 6 7 8 9 बन जाएंगे ए के कॉम्प्लीमेंट। अब इसके कॉम्प्लीमेंट बनाना है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट बनने के लिए क्या होगा, जो यूनिवर्सल सेट में ये नहीं है वही बन जाएंगे ए डैश के कॉम्प्लीमेंट। यानी कि 5 6 7 8 9 को छोड़ के 1, 2, 3, 4, नहीं, बस 1 2 3 4। अरे वाह, 1, 2, 3, 4 है क्या, है एक्चुअली में ए। यानी कि अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वही सेट वापस आ जाता है। तो आप चाहे तो ये लिखिए, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ए डैश का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए। हमें समझ में आ रहा है कि किसी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, दो बार से कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो सेट वापस घूम के आ जाता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इज कॉम्प्लीमेंट विल बी ए। नंबर 6 है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। नंबर 6 करते हैं, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। अब बी माइनस सी कैसे निकालते हैं आपको मालूम है। बी माइनस सी पहले निकाल लीजिए,
फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट करेंगे। बी माइनस सी निकालने के लिए आपको यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तब यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट्स को देखना पड़ेगा। लेकिन बी माइनस सी का मतलब ही है बी का वो एलिमेंट्स जो सी में प्रेजेंट नहीं है। यानी कि देखिए, इसको अगर बी और सी को कंपेयर करते हैं तो बी में क्या है, बी में 2 है लेकिन सी में 2 नहीं है। तो बी माइनस सी का सेट में 2 एक एलिमेंट बनेगा, लेकिन 4 नहीं बनेगा क्योंकि 4 सी में है। 6 नहीं बनेगा क्योंकि 6 भी सी में है। 8 बनेगा क्योंकि 8 इज नॉट मेंबर ऑफ सी। सो बी माइनस सी में 2 और 8 यही रहेगा। ठीक है, अब आपके लिए बहुत आसान हो गया। बी माइनस सी के कॉम्प्लीमेंट देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ 2,8 को यूनिवर्सल सेट से निकाल देना पड़ेगा। 2,8 को यूनिवर्सल सेट से निकाल दो और बाकी सारे एलिमेंट्स को डालो। ये बन जाएंगे 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 9। ये बन जाएंगे बी माइनस सी के कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद है फर्स्ट क्वेश्चंस में जो यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट है और कॉम्प्लीमेंट निकालने का कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया। चलिए हम नंबर 2 करते हैं। देखिए, नंबर 2 का जैसा सवाल है, यूनिवर्सल सेट आपका दिया हुआ है और आपको ये सेट्स दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी। ये 4 सवाल में दिए हुए हैं। आपसे पूछा क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट और डी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो आप तो खुद से भी कर सकते हो क्योंकि अब आप जान चुके हैं जो ए का कॉम्प्लीमेंट होता है वो यूनिवर्सल सेट से हम जब ए के एलिमेंट्स को निकाल देते हैं तब हमारा ए कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो आसानी से आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। ए बी सी को यहां से निकालो। डी, ई, एफ, जी, एच बन जाएंगे ए के कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह बी डैश भी बन जाएंगे। ए, बी, सी और अल्फाबेट देखिए एकदम सीक्वेंस में लिखा हुआ है, इसलिए डी, ई, एफ, जी और यहां पर एच बच गया, इसलिए एच छूटना नहीं चाहिए। छूटने से आपका सवाल गलत हो रहा है, तो इसको थोड़ा केयरफुली देखना है। सी का भी देखिए, यहाँ पर सीक्वेंस में नहीं है इसलिए आपको देखना है। यहाँ पर बी छूटा हुआ है, डी छूटा हुआ है, एफ छूटा हुआ है और एच भी छूटा हुआ है। सो सी कॉम्प्लीमेंट भी निकल गया। जो यूनिवर्सल सेट में ए बी सी डी एच तक था और सी में सिर्फ ए सी ई जी है, तो बी डी एफ और एच बन गए इनके एलिमेंट्स। डी कॉम्प्लीमेंट यहां निकालते हैं। ए, बी, सी, डी। देखिए यहां पर गलती कैसे होते हैं, क्योंकि यहां पर चुपके से यहां पर ए दिया हुआ है और हमने भी इसको नोटिस नहीं किया इसलिए ए लिख दिया। तो इस तरह का गलती स्टूडेंट से भी होता है जिससे कि मार्क्स कम आते हैं। तो यहाँ पर ए के बाद बी, सी नहीं है, सी, डी, ई, एफ देखिए यहाँ पर मौजूद है, एफ नहीं लिखेंगे। एफ के बाद जी है, जी भी नहीं लिखेंगे, जी, एच, यहाँ तक कि हमारा खत्म है। यहाँ पर एलिमेंट्स भी देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 4 + 4 8, यानी कि अब एलिमेंट्स को 4 लिख दिए तो आप इत्मीनान रहिए कि हाँ अगर डुप्लीकेट नहीं है, यहाँ डुप्लीकेट नहीं है तो इसका मतलब आपका डी कॉम्प्लीमेंट सही है। चलिए थर्ड सवाल देखते हैं। जैसा लिखा हुआ है बोर्ड पर, यूनिवर्सल सेट है क्या है, आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप n से डिनोट कर सकते हैं। ये यानी कि ये सारे नेचुरल नंबर है जो 1 से शुरू होते हैं
और इन्फिनिटी तक चला जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह करते हुए। तो पहला सेट दिया हुआ है जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अगर ये सेट ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और सेट दिया हुआ है द सेट इज x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या बनने वाले हैं? 2 4 6 यानी कि 2 के मल्टीपल। तो आप देख रहे हैं, आप अगर इसका यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके सारे हैं, ऑड और इवन दोनों हैं, इसलिए इसका जो कॉम्प्लीमेंट बनेंगे, अगर ए अगर ए सेट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेंगे, इसको भी आप इसी तरह सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज सेट सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर का सेट है तो इसलिए जो बनेंगे हमें नेचुरल नंबर ही बनेंगे। एंड एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर यानी कि सारे इवन नेचुरल नंबर को हम अगर यूनिवर्सल सेट से निकाल देते हैं तो क्या बचेंगे? हमारे पास सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर ही बचेंगे। सेकंड इसी तरह का है। अब ऑड नंबर दिया हुआ है तो यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट जब करेंगे तो उससे यूनिवर्सल सेट से ऑड नंबर्स को निकाल देना पड़ेगा, तो बन जाएगा x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज एन इवन नेचुरल नंबर। थर्ड, x is a positive multiple of 3। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव नंबर तो रहेंगे ही, क्योंकि नेचुरल नंबर सारे हमारे पॉजिटिव ही बनते हैं, नेगेटिव में जाते कहाँ हैं? क्योंकि 1 से शुरू होते हैं तो नंबर लाइन में हमेशा राइट साइड को ही जाएंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 3 के आपका 3 to the 6 इसी तरह से देखना है। तो हम अगर पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, अब अगर पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 को निकाल देंगे तो बन जाएंगे हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट बन जाएंगे। दिस इज सेट इन दैट x is such that x is not a, अच्छा ये लिखना जरूरी है, x is such that x is एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ये आपको लिखना है। x नेचुरल नंबर का एलिमेंट्स है एंड x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। बस सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना काफी आसान है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, ये आपका आंसर बन गया। इसी तरह से x इज ए प्राइम नंबर। अब क्या है, आप लिख दीजिए x इज नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट ए प्राइम नंबर, और x इज इक्वल टू 1 एंड x इज कंपोजिट नंबर। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इक्वल टू 1 भी हो सकता है, क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट, तो x इज 1 एंड x is an composite number। आपको मालूम है जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो प्राइम नहीं होते हैं, और जो प्राइम होते हैं वो कंपोजिट नहीं होते हैं। लेकिन 1 यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। x is a natural number and divisible by 3 and 5। देखिए नेचुरल नंबर है जो 3 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है,
तो इस तरह का कौन सा नेचुरल नंबर है जो 3 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है? क्या 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन क्या 5 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। 6 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 9 को भी 3 से डिवाइड होगा, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से 12 भी 3 का जो मल्टीपल है वो 3 से डिवाइड होगा, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगा। 12 के बाद आ जाता है 3 का मल्टीपल 15। 15 क्या होगा? 15 3 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 15 ही है जिसका फैक्टर्स है 3 और 5। यानी कि 15 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो क्या होंगे? 3 से भी डिवाइड होंगे और 5 से भी डिवाइड होंगे। तो ये अगर 15 का जो मल्टीपल्स है सारे इसमें आ जाएंगे, क्योंकि x इज ए नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3 और 5। यानी कि 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। यानी कि 15 से जो डिवाइड होगा, यानी कि 15, 30, देखिए 30 दोनों से डिवाइड होगा, 45 दोनों से डिवाइड होगा। इस तरह से 15 का जितना भी मल्टीपल है सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो इनके जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, हमको तो निकालना है इस सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो 15 का मल्टीपल नहीं है। यानी कि दिस सेट इज सच दैट x is natural number and x is not a multiple of 15। मल्टीपल ऑफ 15 लिखिए या तो लिखिए इज नॉट डिविजिबल बाय 15, बात बराबर है। आप अगर लिखते हैं इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5 वो भी चलेगा। आपको सम ठीक बनने से मतलब है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं, दिस इज लॉजिकल, तब आप देखिए। आप सिर्फ बुक के आंसर के पीछे मत जाइए। आंसर में तो ये लिखा हुआ है, क्योंकि सेट्स के आंसर तरह तरह के हो सकते हैं। जो आपके ओपिनियन से ठीक लगता है वो ठीक है, गलत नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी कोई बोले द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 5 और कोई बोले नंबर इज डिविजिबल बाय 15, दोनों बात बराबर है। चलिए यहां पर भी आप देखिए x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायर है वो तो इस सेट में है, लेकिन यूनिवर्सल सेट में क्या है? जितने भी परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं है वो नंबर भी है। क्या 2 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सारे जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो भी तो यूनिवर्सल सेट में आते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर को आप निकाल दीजिए तो बन जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट x इज सच दैट, पहले तो आप लिखेंगे x तो नेचुरल नंबर है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, एंड x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उसको आप, जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको आप निकाल दीजिए तो बच जाएगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो बच जाएंगे, वही हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट बनेगा। अब नंबर 8 देखते हैं। यहां पर इक्वेशन दिया हुआ है। ये तो सारे जो x है वो क्या है? वो नेचुरल नंबर है। अब x के साथ कितने, 5 के साथ कितना ऐड करने से 8 होता है? आप सिंपल इक्वेशन में समझ सकते हैं कि x का क्या वैल्यू है? 3 है। इसलिए ये अगर रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आप लिखते हैं यहाँ पर एक ही एलिमेंट है जो है 3, x = 3। तो हम यहाँ पर ऐसे कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं।
x is a natural number and x not equal to 3. 3 के अलावा जितने भी नेचुरल नंबर है सारे यहां पर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सेट है इसमें एक ही एलिमेंट है, वो है नेचुरल नंबर 3। यानी कि नेचुरल नंबर 3 के अलावा जितने भी हमारे नंबर्स हैं वो एक एक कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट है सारे नेचुरल नंबर्स के सेट। लेकिन आपका सेट में तो है 3 को निकालना है, इसलिए 3 को निकाल दीजिए तो सारे x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर ओनली एक्सेप्ट 3, तो x इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक इसी जैसा 9 में भी है, देखिए आप 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 को अगर सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। यानी कि आप समझ रहे हैं x का वैल्यू 2 होने वाला है। 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 को सॉल्व कीजिए, x इक्वल टू 2 होने वाला है। इसलिए हम इसी तरह से लिखेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट विल बी x such that x is natural number and x not equal to 2. x greater than or equal to 7। अब देखिए यहां पर देख रहे हैं, अगर इसको आपको समझ में नहीं आता है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो देखिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, यानी कि 7 से शुरू होता है और 7 से बड़ा है। यानी कि इस सेट को अगर लिखेंगे तो 7 से ग्रेटर क्या होगा? 7 से शुरू होता है, 8 9 10 इस तरह से चलता जाएगा अनंत तक। तब अगर यूनिवर्सल सेट से इतने को आप निकाल देंगे, 7 8 9 10 से ऑनवर्ड्स सारे ग्रेटर नंबर 6 से ग्रेटर नंबर को आप निकाल देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा? आपके पास बच जाएगा सिर्फ 1 2 3 4 5 6। तो ए कॉम्प्लीमेंट बनेगा 1 2 3 4 5 6, यहीं पर बनेगा। 1 से शुरू होगा और 6 पर क्लोज हो जाएगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा x such that x is नेचुरल नंबर ऑफ कोर्स, और x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू 1 से ग्रेटर है लेकिन 1 के इक्वल भी है, और 6 के छोटा है लेकिन 6 का इक्वल भी है, 6 का इक्वल भी है। देखिए ये कॉम्प्लीमेंट हम जब रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं तो समझ रहे हैं 1 और 6 के बीच में है, वो 1 और 6 भी इसमें इंक्लूडेड है। यानी कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x is greater than or equal to 1 and less than or equal to 6। एक सिर्फ रह गया 11 नंबर, वो बोर्ड पे जगह नहीं है, आप खुद से करेंगे। चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 से 9 ऑल नेचुरल नंबर, और वेरीफाई करने का है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। चलिए इसको समझते हैं। पहले इसको सॉल्यूशन करने के लिए A यूनियन B कर लेते हैं। A यूनियन B कर लेंगे, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। तो हमारा जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड का
निकल जाएगा। फिर हम राइट साइड का करेंगे और वेरीफाई करेंगे। ए यूनियन बी, ए सेट है 2 4 6 8 और बी सेट है 2 3 5 7। तो क्लियरली देख रहे हैं 2 दोनों में है, 2 के बाद 3 आने वाला है, 4 फिर 5 6 7 एंड 8। 2 4 6 8, 2 आ गया, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये बन गया आपका ए यूनियन बी। अब आपको ए यूनियन बी का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो एलएचएस में हमें यही दिया हुआ है, एलएचएस ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। तो अभी तो मालूम है सेट है 2 3 4 5 6 7 8 और हम ए यूनियन इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने वाले हैं। यानी कि यूनिवर्सल सेट में ये जो एलिमेंट्स है इसको हम ओमिट करेंगे और बाकी को यहां लिखेंगे। तो अब देखो 1 है, 1 नहीं है, सो 1 3 4 5 6 7 8 तो है और 9 भी नहीं है, तो 9 भी यहां आएगा। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड अब हम करेंगे ए का इंटरसेक्शन, ए का हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकाल लेते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट अगर निकाल लेते हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए में जितना भी है उसको हम यू से निकाल देंगे। यानी कि यहां ए का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा 1 3 5 2 4 आ गया, 5 7 9। ये हमारा बन गया ए कॉम्प्लीमेंट। और बी कॉम्प्लीमेंट हम फिर बी को सेट बी को कंपेयर करेंगे यू के एलिमेंट से। तो बी में क्या क्या है 2 3 5 7, तो बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा 1 4 8 9। अब जब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट बन गया तो आप इसका इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। आरएचएस में है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से क्लियरली देखिए इसका कॉमन एलिमेंट्स को अलग कर लीजिए, 1 9 1 9। क्या इसके अलावा कुछ भी एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या 1 9 के सिवा कुछ है? कुछ भी नहीं है। अब देखिए एलएचएस और आरएचएस को अगर एलिमेंट्स को देख रहे हैं तो दिस सेट इज इक्वल टू दिस सेट, दैट मीन्स it is verified that A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये है A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। चलिए अब हम दूसरे वाला भी वेरीफाई है। देखिए इसका और इसका कुछ सिमिलरिटी आप गौर कीजिए। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पर क्या हो गया, ये ब्रैकेट से निकल गया, सेपरेट हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट और यूनियन क्या बन गया, इंटरसेक्शन बन गया। इसी तरह यहां पर क्या है, अगर वेरीफाई ये हो जाता है तो ए इंटरसेक्शन बी और
होल पेयर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो ये जब ब्रैकेट से बाहर निकलता है तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट और इसका यूनियन बन जाता है। अब हम इसका ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, हम देख रहे हैं 2 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 है, इसके अलावा ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी नहीं है। अब LHS में हमारा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से यूनिवर्सल सेट से आपको 2 को निकालना है और सारे इसमें डाल देने का है, यानी कि 1 3 4 5 6 7 8 and 9 they will be element of A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। अब RHS को सॉल्व करते हैं। RHS में क्या है, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। जब A कॉम्प्लीमेंट हम देखते हैं, A कॉम्प्लीमेंट क्या है, A कॉम्प्लीमेंट है, इसको आप निकाल दो यूनिवर्सल सेट से। सो 1 3 5 7 and 9। इसी तरह बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकालना पड़ेगा। बी कॉम्प्लीमेंट क्या क्या बनेगा, 2 3 5 7 को यूनिवर्सल सेट से निकालना है, और तो बचेगा 1 6 नहीं 4 भी है, 1 4 6 8 and 9। अब RHS में है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। सो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, इसका यूनियन बनाना है। सो 1 3 4 5 6 7 8 and 9। स्टूडेंट्स जस्ट नोटिस करो, LHS में जो हमारा सेट बना था, RHS में बिल्कुल वैसा ही सेट बना है। यानी कि ये जो A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A का कॉम्प्लीमेंट और B का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, ये हमारा प्रूफ हो गया। और हमने बताया था इंट्रोडक्शन में, एक डी मॉर्गन लॉ होता है, वो हमारे सेट थ्योरी में काफी इंप्लीमेंट होने वाला है। इसका हायर स्टडीज में आपका भरपूर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मिलते रहेंगे। तो इसी को हम डी मॉर्गन लॉ कहते हैं। डी मॉर्गन का एक ये रूल है और दूसरा ये रूल है, यानी कि आपको जब भी A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सो A का कॉम्प्लीमेंट निकालो और B का कॉम्प्लीमेंट निकालो और दोनों का इंटरसेक्शन कर दो, आपका ये लॉ ओबे करेगा। और इसी तरह अगर यूनियन की जगह यहाँ इंटरसेक्शन हो जाता है तो A इंटरसेक्शन B और उसका कॉम्प्लीमेंट A का कॉम्प्लीमेंट और A इंटरसेक्शन बन जाता है यूनियन, और A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। इसी को हम, ये दोनों लॉ को हम डी मॉर्गन लॉ के नाम से जानते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ। चलिए नेक्स्ट सवाल है, ड्रॉ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट का बात आता है
तो हम तो समझते हैं कि यूनिवर्सल सेट तो यहाँ पर है, तो यूनिवर्सल सेट हम बना लेते हैं। यूनिवर्सल सेट का आपको मालूम है, जो एक बहुत बड़ा सेट होता है जिसके अंदर हमारे जितने भी छोटे छोटे सेट्स दिए जाते हैं वो सारे इसमें मौजूद हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ए सेट है और बी सेट है, यानी कि इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ए अगर यू है तो हमारा ए सेट है, एक ए सेट है और एक बी सेट भी है। तो इसका अगर हम बी सेट है, ए यूनियन बी, अगर हम ए यूनियन बी करते हैं तो हमारा इसको क्या करते हैं, ए यूनियन बी करने से इसका मतलब है हम दिखा रहे हैं ए यूनियन बी ए वाला पोर्शन है, दिस इज द पोर्शन, दिस इज द ए यूनियन बी। लेकिन अब अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, बच्चों आप इसको अच्छा से समझो, अगर ए यूनियन बी ये हमारा ब्लू शेड लाइन है, तब अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स है सबको कंसीडर करना। यानी कि ये जो ब्लू लाइन है ये आपका कंसीडर नहीं होगा, ये इसको छोड़ के, यानी कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को छोड़ के, यानी कि ए यूनियन बी हम सेट में कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि बाकी सारे एरिया को हम शेड कर देंगे, बाकी सारे एरिया को शेड कर देंगे। ये हमारा, क्योंकि ये ए यूनियन बी हो गया और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बन गया ये बाकी जगह। जिस तरह से हमने अभी तक सेट को किया है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यानी कि ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट, तो ए का एलिमेंट और बी के एलिमेंट को अगर शो करेंगे तो उसको हम शेड करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए यूनियन बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम छोड़ देंगे और बाकी जो यूनिवर्सल सेट में रहेंगे उसको कंसीडर करेंगे। दैट सेट विल बी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यही है हमारा वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम से हम इस तरह से ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को शो कर सकते हैं। अगर ये आप समझ गए हैं तो हम देखते हैं सेकंड। अब सेकंड को देखने के लिए हम डी मॉर्गन लॉ जो हमने अभी अभी पढ़ा नंबर 4 सवाल में, उसका कुछ यूज करते हैं। डी मॉर्गन लॉ का हम यहां पर यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है, वी नो दैट ए यूनियन बी का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो इसका क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है क्या, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और ये हमने पिछले सम में प्रूव किया है, और ये डी मॉर्गन लॉ है, इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। और ए यूनियन बी का जो हमने वेन डायग्राम बनाया था क्या था, सेम था, यही था। तो इसी डायग्राम को बनाना है, यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट में कोई फर्क नहीं है। डी मॉर्गन लॉ ऑलरेडी इस लॉ को एस्टेब्लिश कर चुका है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट।
सिर्फ आपको क्या लिखना है, ये डी मॉर्गन एज पर, इसको लिख देना है एज पर डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। एज पर डी मॉर्गन्स लॉ वी नो दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसलिए ये जो डायग्राम है, वेन डायग्राम आप देख चुके हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसी को आप यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम करते हैं नंबर 3, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो फिर हम जब कॉम्प्लीमेंट है इसका हम लेते हैं यूनिवर्सल सेट। तो U लिया यूनिवर्सल सेट और A है हमारा ये और B है हमारा ये सेट। तो A इंटरसेक्शन B, पहले हम A इंटरसेक्शन B करते हैं, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट को देखते हैं। A इंटरसेक्शन B जब करते हैं तो देखिए A में और B में जो कॉमन पोर्शन है ये है ये वाला। A इंटरसेक्शन B का जो इंटरसेक्शन है, जो कॉमन पार्ट है, जो A सेट में भी है और B सेट में भी है, वही तो एलिमेंट्स होंगे जो इस रीजन में लाई करेंगे। तो A इंटरसेक्शन B को इस तरह से शो किया जाता है। लेकिन यहां पर तो कहा गया है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट में जितने भी है सभी को लिखना है, सिर्फ ये जो शेडेड पार्ट है उसको छोड़ते हुए। तो इसको आप शेड मत कीजिए, इसको आप शेड मत कीजिए, आपको ये नहीं कंसीडर करना है, क्योंकि A इंटरसेक्शन B को आपको छोड़ना है, लेकिन बाकी सारे जगह को आपको शेड करना है। सिर्फ A इंटरसेक्शन B के जगह को हमने व्हाइट रखा और बाकी जगह को शेड किया। इसी को हम वेन डायग्राम से शो करते हैं A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। चलिए हमारा 4th है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। इसको हमने वेन डायग्राम से शो किया और ये है हमारा सेम जो ट्रिक था, यही टेक्निक को हम अपनाएंगे। देखिए A हमें क्या मालूम है, अगेन फ्रॉम डी मॉर्गन्स law, we know that A intersection B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A का कॉम्प्लीमेंट और A इंटरसेक्शन बन जाता है यूनियन और B का कॉम्प्लीमेंट। इसलिए A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमारा सेम वेन डायग्राम बनेगा। यूनियन और A है, B है, इसको A इसको B दे दीजिए और A इंटरसेक्शन B जो है इसको इस एरिया को छोड़ते हुए, ये जो A और B का कॉमन एरिया है इसको छोड़ते हुए आप जब इसको शेड कर देंगे, बाकी पूरे यूनिवर्सल सेट को शेड कर देंगे, तो आपका ये बन जाएगा
सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ते हुए हमने सारी जगह को शेडेड कर दिया, तो यही बना ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद है डी मॉर्गन्स लॉ और वेन डायग्राम आपको समझ में आया। देखो क्वेश्चन नंबर 6, यू क्या है? यूनिवर्सल सेट जो है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। तो जो प्लेन है, इस प्लेन पर जो यूनिवर्सल सेट है, all the triangles in a plane. If A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, तो A क्या है? A is a set of all triangles with at least one is not 60 degree. One is not 60 degree. That means A is a set of all the triangles except equilateral triangle. Equilateral triangles. देखिए यहां पर कह रहा है A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree. तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो उसका तो 60 डिग्री होगा ही। तो हमारा यूनिवर्सल सेट में क्या है? यूनिवर्सल सेट में है all the triangles, all type of triangles। और A में आप देख रहे हैं, A में है all the triangles except equilateral triangles। तो हम अगर A कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? A में है all the triangles except equilateral triangles। इसको अगर हम निकाल देंगे तो यहां पर क्या बचेगा? यहां पर तो सारे ट्रायंगल्स हैं, लेकिन यहां पर सारे ट्रायंगल है लेकिन इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। लेकिन यूनिवर्सल सेट में क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है। इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट जब हम इसको निकाल देंगे, ऑल द ट्रायंगल्स एक्सेप्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, यहां पर बन जाएंगे सिर्फ द ट्रायंगल्स दोज आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, यानी कि ऑल द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इसको ब्रैकेट देने का भी जरूरत नहीं है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट निकल गया ऑल द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। चलिए ये लास्ट सवाल है और इसमें आपका थोड़ा टेस्ट हो जाएगा। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट हम इस तरह से समझेंगे। यूनिवर्सल सेट में जब ए मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 5 6 ये है, तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनने वाला है? ए कॉम्प्लीमेंट बनने वाला है ए है, ए राउंड वाला ए है जिसमें 5 और 6 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बनने वाला है 1 2 3।
और ए है हमारा 5 और 6। तो इससे आप देख रहे हैं जब हम ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बनाएंगे तो टोटल हमारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। 1 2 3 5 6 सारा आ जाएगा। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट हमारा बन जाएगा यूनिवर्सल सेट। अगर एक ही सेट है और इसका कॉम्प्लीमेंट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट में जो ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है, तो इसके साथ जो नहीं है उसके साथ ए के एलिमेंट्स को जब हम मिलाएंगे तब क्या बनेगा, हमारा यूनिवर्सल सेट ही बनने वाला है। इसलिए ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। दूसरा देखो, ये है 5 और 5 का कॉम्प्लीमेंट। 5 का मतलब आपको मालूम है, इट्स ए एम्प्टी सेट, मतलब कि कुछ नहीं। तो 5 का मतलब है जब एम्प्टी सेट, इसका मतलब क्या है, 5 के जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं दैट मीन्स एवरीथिंग, और एवरीथिंग का मतलब है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट और ए का जब आप यूनिवर्सल सेट और ए का जब इंटरसेक्शन निकालते हैं, अगर यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन निकालते हैं, आप इस तरह से समझो, अगर 1 2 3 5 यूनिवर्सल सेट का है और 2 और 5 सेट ए का है, तो इसका एक है आपका 1 2 3 5, ये अगर यूनिवर्सल सेट 1 2 3 5 और सेट ए है 2 और 5, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, ये 5 का कॉम्प्लीमेंट हम समझ रहे हैं कि ये नथिंग बट यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट के साथ ए का अगर इंटरसेक्शन करेंगे इसका मतलब है नथिंग बट ए। अब देखिए इंटरसेक्शन, यहां पर क्या बचा, ए बचा। सो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड यूनिवर्सल सेट यानी कि 5 का कॉम्प्लीमेंट इज ए। ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। ए और ए का कॉम्प्लीमेंट आप इस तरह से देखिए, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट जो हमने किया था इस जगह पर एग्जांपल में देखिए, इसका अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का मतलब है 5 6 और ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए को छोड़ के जितने भी है, इसका मतलब ही है किसी भी सेट का उसके खुद का कॉम्प्लीमेंट के साथ कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं रहेंगे। दे आर टोटली डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स हैं तो इसका इंटरसेक्शन में क्या मिलेंगे, 0 एलिमेंट्स, यानी कि दिस सेट विल बी ए नल सेट एंड 5 से हम डिनोट कर सकते हैं। यहां पर देखते हैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट आप खुद सोचिए, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल सेट में सारे आते हैं और जिस सेट में कुछ भी नहीं है, यानी कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, क्या मतलब है, 5। इसका मतलब है ये नल सेट है। जैसे 5 का कॉम्प्लीमेंट हमने बताया था, आप भी सोच रहे होंगे 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होने वाला है। जस्ट आप अगर खाली का
जस्ट रिवर्स सोचेंगे तो पूरा भरा हुआ, यानी कि 5 का जब कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो दैट इज यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे दैट मीन्स 5, यानी कि एम्प्टी सेट। और अगर एम्प्टी सेट के साथ हम अगर किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो 0 ही मिलेगा, कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स दिस ऑल्सो विल बी ए नल सेट, क्योंकि ये खुद ही खाली है। खाली के साथ जब कोई एलिमेंट्स नहीं है उसके साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, सो दैट सेट विल बी एम्प्टी, दैट इज 5। उम्मीद है आपको 1.5 के हर सम आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया, आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।